हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे हम दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, जो फोर्सेस लगती हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कूलम्स लॉ के ये जो है दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं और इन्हीं दो पॉइंट्स के बेसिस पर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ये जो कूलम्स लॉ कहता है वो यही दो है पॉइंट्स। अच्छा, कूलम्स लॉ पहले पढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये कूलम्स लॉ जो है वैलिड किस कंडीशन में होता है। तो कूलम्स लॉ को वैलिड करने के लिए दो पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स वो हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स जो होने चाहिए, जो चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए वो मस्ट भी पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, और पॉइंट चार्जेस तो होने ही चाहिए और ये चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट होने चाहिए, मस्ट बी एट रेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये कूलम्स लॉ वैलिड होगा। तो वैलिड कब होगा? जब पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट होने चाहिए। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि कूलम्स लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग्स टू कूलम्स लॉ, force between charged particles is directly proportional to the product of the charges। जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पार्टिकल्स के प्रोडक्ट के। तो जो फोर्स लगेगी, अभी हम स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्केलर फॉर्म पढ़ते हैं और उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ का ही दो फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस द कूलम्स लॉ। स्केलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम कूलम्स लॉ को और वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कूलम्स लॉ को। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो हम जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक, मतलब अगर दोनों में से कोई एक के भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, Q1 Q2 के। एंड फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, force between charged particles is inversely proportional, force between charged particles is inversely proportional to the square of distance between them। ठीक, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के। मान लेते हैं कि हम इनके बीच का डिस्टेंस है वो r है, तो फोर्स जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के। ठीक, तो ये दो पॉइंट हमने कूलम्स लॉ से गेन किया। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड की यहाँ डिस्कशन हो रहा है, यहाँ कोई डायरेक्शन का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फोर्स जो होगी हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ऐसे लिख सकते हैं हम एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि वैल्यू, तो हम के की वैल्यू को जो आती है हमारे पास हम बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है हमारी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये जो परमिटिविटी है ये क्या है? परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है मीडियम की जिसके कारण जो फोर्स लग रहा है उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो घट जाती है। और ऐसे समझिए कि जो इंट्रैक्शंस हैं उसको घटा देती है परमिटिविटी। और परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एक मीडियम की, जिसके कारण
जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको घटा देता है। ठीक, अब के की वैल्यू क्या आती है, हमने जो कैलकुलेट किया तो हमको के की वैल्यू जो आती है वो आती है 9 इंटू 10⁹ वॉट कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम यूनिट्स का स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू आती है हमारी के की। तो ये है कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ को इस तरह से हम स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा एप्सिलॉन नॉट इसको अच्छे से लिख देता हूँ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहाँ पर मीडियम जो है, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट, सॉरी, एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है ना, तो मीडियम की तो परमिटिविटी है, लेकिन यहाँ जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पर कोई एक्चुअली में मीडियम ही नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मीडियम हम कहेंगे वो क्या है, फ्री स्पेस है, यहाँ पर फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एप्सिलॉन लिखते हैं ऐसे, एप्सिलॉन साइलन। ठीक है, ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहीं पर हम एप्सिलॉन नॉट, इसको नॉट कहते हैं, तो अगर नॉट हो जाता है तो इसे फ्री स्पेस की परमिटिविटी हम आ जाती है हमारी। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर दी। फोर्स कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, लग रही है। ठीक, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग, कि चार्ज पॉजिटिव है दोनों, या एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक, क्योंकि हमने जानते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि चार्ज जो होते हैं, और आप जानते भी हैं 9th क्लास 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। आप इतना जानते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक, तो ये कूलम्स लॉ को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं स्केलर फॉर्म में। अब चलते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, हम कैसे कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे हम कूलम्स लॉ को लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम और देखते हैं कि कैसे हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा ये देख लेते हैं। ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमने मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ठीक, अब इस पे जो फोर्स लगेगी उसको हम कैसे लिखेंगे, इस पे जो फोर्स लगा रहा है ये चार्ज पार्टिकल, उसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इस पे जो फोर्स लग रही है ये अपोजिट लगेगी। इस पे जो फोर्स लग रही है हम इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे ही फोर्स लगेगी ना,
तो फोर्स जो होगा इस पे क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं हम कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो हम कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हम R1 माइनस R2 लिखेंगे। R2 ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, कोई भी जो वेक्टर होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसकी डायरेक्शन। ठीक, इस तरह से लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम पता लगा सकते हैं। यूनिट वेक्टर जो होगा ये होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या होगा, R2 माइनस R1, सॉरी ये R1 होगा ना, अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका होल स्क्वायर होगा, और ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उसको भी वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैसे होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में हो गया। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से हम फोर्सेस को लिख सकते हैं जो इन पर लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो होगा ना, ये कैसे लिखा हमने, R1 माइनस R2, ये एक इधर की तरफ एक वेक्टर है, R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R2। ठीक है, ये मैथ्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा ही होगा, 12th में पढ़ रहे हैं तो, या फिर 11th में भी वेक्टर का है ही, थोड़ा मोड़ा डिस्कशन किया गया है 2 डायमेंशनल में, तो आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, इसमें फिर इधर एक फोर्स लग, इधर जो है कैसे लिखेंगे, वेक्टर को हमने ऐसे लिखेंगे R1। ठीक, तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिख सकते हैं जो लग रहा है इन पर। ठीक है, अच्छा और कुछ इसमें बच रहा है, जैसे कि हमने वेक्टर फॉर्म में तो हमने लिख लिया इसको। ठीक, अच्छा ये जो वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ, निगेटिव इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, लाइन जॉइनिंग joining the center of the charges along the center of the charges। ठीक, तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लाइन जॉइनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्ज, ये जो चार्ज का सेंटर है ना, इसके अलोंग ये फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है,
ये चार्जेस के सेंटर है, इसके लॉन्ग ही फोर्सेस लग रही हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं किसी भी फोर्सेस जो लग रही हैं उन पर, उसको कैसे लिखेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखने के क्या यू नो क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो advantage of using Coulomb's law in a vector form. The vector form of Coulomb's law gives the following additional information. ठीक है, the vectors of the Coulomb's law, the vector form of the Coulomb's law gives the following additional information. हमें क्या क्या information बताता है, देखिए advantage क्या है Coulomb's law in vector form में। तो the vector forms of the Coulomb's law give the following additional information, क्या क्या additional information देता है हमें देख लेते हैं। सबसे पहला है कि बाई राइटिंग वी कैन इजिली नो दैट इट्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, बता ही दिया मैंने। अच्छा, दैट इज वी कैन से फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज निगेटिव इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये हम बता ही दिए। अच्छा, दूसरा क्या है, रुकिए हम इसको अच्छे से लिखते हैं ब्रैकेट में। अब दूसरा है कि कैन इजीली नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग द चार्ज पार्टिकल्स, हम डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं उसी से। और फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज, सो दे आर सेंट्रल फोर्सेस। तो ये जो फोर्स है वो लॉन्ग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस लग रहे हैं, तो सेंट्रल फोर्सेस भी हैं ये सब। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें वेक्टर फॉर्म में मिलता है। लेकिन हम सिंपली, हमको फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के कैलकुलेट करने को आएगा एग्जाम में, तो हम डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं कि भैया पॉजिटिव चार्ज होंगे तो अपोजिट होगा, रिपेल करेगा, फिर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेगा, एंड अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये सब, हम तो ऑलरेडी जानते हैं। तो हमको वेक्टर फॉर्म में ही लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, और फिर हम डायरेक्शन तो इजीली बता सकते हैं कि वो रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। इतना ही पूछेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछना भी जाएगा तो कि वो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है, या फिर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो इतना हो गया आज के लिए, सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आज लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हमारे इस चैनल एजुकेशनल एक्सप्लोर को सब्सक्राइब